शिक्षा हमारे साथ साथ चलिए आज हम लोग 12th के फिजिक्स का 7 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा के बारे में हम लोग जानते हैं कि वास्तव में प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। इसके बारे में इतने टाइम तक आप लोग गतिमान आवेश, चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आप लोग पढ़ रहे थे। अब इसके आगे क्या होता है इस चीज़ के लिए हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, तो ये था क्लास 12वीं कक्षा 12वीं का भौतिकी का। तो हम लोग देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा, वास्तव में प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है इसके लिए हम लोग गणना करते हैं। चलिए, दिस टर्म प्रत्यावर्ती धारा, क्योंकि चैप्टर का नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि दिस टर्म प्रत्यावर्ती धारा के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो वास्तव में प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है और दिष्ट धारा क्या होती है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि वास्तव प्रत्यावर्ती धारा क्या है, दिष्ट धारा क्या है, डायरेक्ट करंट क्या है, अल्टरनेट करंट क्या है। इस दोनों चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इनकी परिभाषाएँ को देखेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। तो पहला है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा को हमको जानना पड़ेगा कि डायरेक्ट करंट क्या होती है। तो पहला, वह धारा जिसकी दिशा समय के साथ, वह धारा जिसकी दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहती है। वह धारा जो दिशा के साथ, वह धारा जिसकी दिशा, कोई भी धारा होता है आपका आई के बेस पे, ठीक है, आई के बेस पे वह दिशा जिसकी दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहता है। जैसे जैसे समय बदलते जाएगा लेकिन उसकी दिशा अपरिवर्तित रहता है, तब उसका परिमाण परिवर्तित हो या ना हो, चाहे उसका परिमाण बदल जाए या मत बदले, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो उस धारा को हम लोग बोलते हैं दिष्ट धारा। दिष्ट धारा स्रोत को किसी परिपथ धारा में से ही दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका जो परिमाण है भाई, इसका जो परिणाम है, इसका परिमाण है वो ये बदल भी सकता है, चेंज भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है या नो चेंज भी हो सकता है, लेकिन इसकी दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं दिष्ट धारा। तो यह है आप लोगों का डायरेक्ट करंट। वह धारा जिसकी दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, चाहे उसका परिमाण बदले या ना बदले, उस चीज़ को बोला जाता है दिष्ट धारा। तो यह था आप लोगों का दिष्ट धारा। आगे हम लोग देखते हैं दिष्ट धारा के प्रारूप किस किस तरीके से होती है, इसके आगे का एनालिसिस हम लोग करते हैं। तो दिष्ट धारा दो प्रकार की होती है भाई। यहाँ पर दिष्ट धारा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। तो यहाँ पर हम लोग दिष्ट धारा का वर्गीकरण कर रहे हैं। दिष्ट धारा आपके दो प्रकार की होती है। किसी सेल या बैटरी से प्राप्त धारा दिष्ट धारा होती है। किसी सेल या बैटरी से, हम जो नॉर्मली सेल यूज करते हैं बैटरी, उसमें जो धारा प्रवाहित होती है उसी को हम लोग दिष्ट धारा कहते हैं। दिष्ट धारा दो प्रकार की होती है। दिष्ट धारा कितने प्रकार की होती है आप लोगों को पूछा जाएगा तो आप लोग बोलोगे कि दिष्ट धारा दो प्रकार की होती है। पहला को बोलते हैं एक समान दिष्ट धारा। एक समान मतलब जो कि समान रहता है उस चीज़ को बोलते हैं। तो ये है आप लोगों का एक समान दिष्ट धारा। तो वह दिष्ट धारा जिसका परिणाम समय के साथ अपरिवर्तित रहता है। समय के साथ क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है, एक समान दिष्ट धारा कहलाता है। मतलब वह दिष्ट धारा जो समय के साथ क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। समय के साथ अपरिवर्तित मतलब समय के साथ नहीं बदलेगा, समय के साथ जो बदलता नहीं है, समय के साथ जो बदलता नहीं है, समय के साथ जो बदलता नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं दिष्ट धारा। क्या धारा बोलते हैं? दिष्ट धारा बोलते हैं। तो वह दिष्ट धारा जिसका परिमाण समय के साथ अपरिवर्तित रहता है उसको हम लोग एक समान दिष्ट धारा कहते हैं। ठीक है, दूसरा इसका जो प्रकार है उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं असमान या परिवर्ती दिष्ट धारा। दूसरा जो इसका प्रकार है उसको हम लोग बोलते हैं असमान या परिवर्ती दिष्ट धारा। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। वह दिष्ट धारा जिसका परिमाण समय के साथ परिवर्तित होता है, वह दिष्ट धारा जिसका परिमाण समय के साथ क्या होता है? परिवर्तित होता है, असमान या परिवर्ती दिष्ट धारा कहलाता है। असमान या परिवर्ती दिष्ट धारा कहलाता है। मतलब वह धारा जिसका परिमाण समय के साथ चेंज होते रहता है, मतलब चेंजेबल रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है, तो उस दिष्ट धारा को हम लोग असामान्य परिवर्ती, नाम से स्पष्ट है परिवर्तनशील मतलब परिवर्ती, तो उसको हम लोग बोलते हैं असामान्य परिवर्ती दिष्ट धारा के बारे में हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, तो आगे का कंटेंट हम लोग देखते हैं। इसके बाद आता है जो आपका चैप्टर के नेम से ही रिलेटेड है, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेट करंट के बारे में हम जानते हैं। जब विद्युत धारा जिसका परिणाम एवं दिशा दोनों समय के साथ निरंतर आवर्ती रूप से परिवर्तित होता रहता है। मतलब आपके साथ ये जो धारा है और उसका जो परिणाम है भाई, परिणाम या परिमाण बोल सकते हैं, ये समय के साथ अल्टरनेट आवर्ती रूप से चेंज होते रहता है, फ्लेक्सिबल, चेंजेबल रहता है। तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। इसके अंतर्गत आपका जनरेटर और डायनेमो ये दोनों प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत हैं। डायनेमो और जनरेटर ये दोनों प्रत्यावर्ती धारा के क्या हैं? आप लोगों के स्रोत हैं। तो जनरेटर भी आ गया और डायनेमो भी इसके अंतर्गत आ गया। तो प्रत्यावर्ती धारा के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जब विद्युत धारा जिसका परिणाम एवं दिशा दोनों समय के साथ निरंतर आवर्ती रूप से परिवर्तित होते रहता है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। इसके अंतर्गत जनरेटर, डायनेमो आदि आते हैं जो कि प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत कहलाते हैं। तो इसने हम लोग क्या पढ़ लिए? दिष्ट धारा पढ़ लिए, दिष्ट धारा के एक समान दिष्ट धारा पढ़ लिए, अपरिवर्ती दिष्ट धारा पढ़ लिए, प्रत्यावर्ती धारा पढ़ लिए। प्रत्यावर्ती धारा जो कि विद्युत धारा जिसका परिमाण है उस समय दोनों दिशा समय के साथ आवर्ती रूप से बदलते रहता है।
क्लियर। आगे का कंटेंट है, इसके बाद हम लोग देखते हैं अल्टरनेटिव ईएमएफ, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। वास्तव में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल क्या होता है, इस चीज को हम लोग जानते हैं। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल क्या है, तो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल वह बल होता है, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल वह विद्युत वाहक बल होता है जिसका परिणाम, यहाँ पर नोट डाउन कीजिए इस पॉइंट को, जिसका परिणाम तथा दिशा समय के साथ आवर्ती रूप से निरंतर बदलते रहता है। मतलब इसमें भी बस आपको प्रत्यावर्ती धारा जोड़ना है, बाकी वही हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल वह विद्युत वाहक बल होता है जिसका परिमाण दिशा समय के साथ निरंतर आवर्ती रूप से बदलते रहता है, ठीक है। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल को हम निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। E इक्वल टू होता है भाई आप लोगों का E नॉट साइन ओमेगा टी, ये होता है, ठीक है। जहाँ पर ई और ई नॉट आपका ओमेगा विद्युत वाहक बल का शिखर मान है और एक आपका ताक्षणिक मान है, ये आपका कोणीय आवृत्ति, ये कोणीय आवृत्ति, ये आपका ताक्षणिक मान, ये आपका शिखर मान है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के अंतर्गत हम लोग देखे हैं कि जिसका परिणाम तथा दिशा समय के साथ आवर्ती रूप से निरंतर बदलते रहता है। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल को निम्न समीकरण द्वारा हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर बोला जाता है कि प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल को किस समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो आप लोग निम्न समीकरण को आप लोग बताइएगा। क्लियर। आगे के कंटेंट, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल वह विद्युत वाहक बल होता है जिसके परिणाम और दिशा समय के साथ आवर्ती रूप में बदलते रहते हैं। तो इस चीज को देखिए, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल वह विद्युत वाहक बल होता है जिसके परिणाम और दिशा समय के साथ आवर्ती रूप में क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। मतलब ये समय के साथ चेंज होते रहते हैं, ये चेंजेबल हैं, ठीक है, चेंजेबल हैं। ये समय के साथ टाइम के साथ में ये क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, ये चेंज होते ही रहते हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। तो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल वह विद्युत वाहक बल होता है जिसके परिणाम और दिशा समय के साथ आवर्ती रूप में क्या होता है, अल्टरनेट बदलते ही रहता है, ठीक है। अब देखते हैं भाई प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती वोल्टता, ठीक है। दोनों को एक ही चीज़ है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती वोल्टता, दोनों एक ही चीज़ है। तो चलिए इन दोनों चीज़ों को देखते हैं। तो आगे का कंटेंट हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती वोल्टता। जब किसी विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती, जब किसी विद्युत परिपथ में, नोट डाउन करते हुए चले जाएंगे अच्छे से, तभी आप लोगों के माइंड में सेट हो पाएगा। जब किसी विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल लगाया जाता है, जब किसी विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल लगाया जाता है तो परिपथ के सिरों के बीच एक वोल्टेज या वोल्टता सीमित हो जाती है। एक वोल्टेज या वोल्टता क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है, जो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के समान ही आवर्ती रूप से, जो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के समान ही आवर्ती रूप से परिणाम व दिशा में बदलते रहता है, परिमाण व दिशा में अल्टरनेट रूप से क्या होता है, बदलते रहता है। तो इस वोल्टेज या वोल्टता को हम लोग प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण क्या है, उसको परिभाषित कीजिए। तो आप लोग इसी को परिभाषित कीजिएगा कि जब किसी विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल लगाया जाता है तो उस प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के सिरों के बीच वो एक वोल्टता सीमित हो जाती है, जो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के समान ही एक परिमाण और दिशा में बदलते रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण, जो कि V इक्वल टू होता है V नॉट साइन ओमेगा टी। इसको याद रखिएगा, V इक्वल टू होता है V नॉट साइन ओमेगा टी। ये होता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण, जिसको हम लोग प्रत्यावर्ती वोल्टता के नाम से भी जानते हैं। अब इस चैप्टर को जानने से पहले आप लोगों को निम्न परिभाषाओं से आप लोगों को परिचय कराता हूं। अगर ये परिभाषा आप लोगों को मालूम नहीं रहेगा तो आगे चैप्टर को सॉल्व करने में आपको बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो आज का ये जो चैप्टर है ये मुख्य तरीके से जो अभी परिभाषा आ रहा है इसी से रिलेटेड है। तो ये परिभाषा को अगर नहीं जानोगे तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आइए जानते हैं वास्तव में परिपथ के लिए शिखर मान क्या होता है, उसका आवर्त क्या होता है, उसका आवृत्ति क्या होता है, इस चीज़ के लिए हम लोग गणना करते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं हमारे पास आयाम या शिखर मान। इस चीज़ को बोलते हैं, पहला जो परिभाषा आयाम या शिखर मान, दोनों वही है, ठीक है, इनका नाम अलग अलग नहीं है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को उसका आयाम या शिखर मान बोलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का जो अधिकतम मान होता है उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका आयाम या शिखर मान बोलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का आयाम या शिखर मान कहलाता है, जो कि समीकरण में मैं वहाँ पर बताया था। और समीकरण जो कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज के अधिकतम मान को उसका आयाम या शिखर मान कहते हैं। जैसे कि V इक्वल टू क्या होता है, V नॉट साइन ओमेगा टी में V नॉट प्रत्यावर्ती वोल्टेज का आयाम या शिखर मान है और उसमें का E नॉट था, वो आप लोगों का इस समीकरण में आप लोगों का शिखर मान था। क्लियर। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के अधिकतम मान को हम उसका आयाम या शिखर मान कहते हैं। समीकरण प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण V इक्वल टू होता है V नॉट साइन ओमेगा टी में V नॉट प्रत्यावर्ती वोल्टेज का आयाम या शिखर मान
होता है। इसके बाद इसको जानेंगे तो आप लोगों को समय के साथ चलना पड़ेगा, समय के साथ, तो समय के साथ चलना पड़ेगा तो आप लोगों को आवर्तकाल को जानना पड़ेगा। आवर्तकाल जानोगे तो भाई उसका आवृत्ति, उसका पूरक होता है तो आवृत्ति को भी जानना पड़ेगा। तो चलिए आवर्तकाल के पास जाते हैं भाई। आवर्तकाल क्या बोलता है? कुंडली के एक पूर्ण घूर्णन में, कुंडली के पूर्ण घूर्णन में, रोटेशन में, कुंडली के एक पूर्ण घूर्णन में उत्पन्न धारा का मान एक दिशा में शून्य से अधिकतम होकर शून्य हो जाता है। इसके बाद विपरीत दिशा में इसका मान शून्य से अधिकतम होकर फिर शून्य हो जाता है, अल्टरनेट के रूप से। इस धारा को हम लोग एक चक्र कहते हैं। तो प्रतिवर्ती धारा के एक चक्र पूर्ण होने में, आपको इंपॉर्टेंट जो परिभाषा याद रखना है यहाँ से याद रखना है, प्रतिवर्ती धारा के एक चक्र को पूर्ण होने में लगे समय को उसका आवर्तकाल कहते हैं। प्रतिवर्ती धारा के एक चक्र पूर्ण होने में ना, प्रतिवर्ती धारा के एक चक्र पूर्ण होने में, प्रतिवर्ती धारा के एक चक्र पूर्ण होने में, प्रतिवर्ती धारा के एक चक्र पूर्ण होने में, मतलब प्रतिवर्ती धारा है तो एक चक्र यहाँ से यहाँ तक पूरा किया, जैसे ये T1 है भाई, यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ से एक चक्र पूर्ण करने में जितना समय लगा उसे उसका हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्तकाल बोलते हैं। इसी प्रकार प्रतिवर्ती धारा के एक चक्र पूर्ण होने में लगे समय को उसका आवर्तकाल कहते हैं। एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगेगा भाई वो उसका क्या कहलाएगा? आवर्तकाल कहलाएगा। तो पहला हम लोग देखें आयाम या शिखर मान, दूसरा देख लिए हम लोग आवर्तकाल। अब तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको बोला जाता है आवृत्ति। तीसरा क्या होता है आप लोगों का? मोस्ट इंपॉर्टेंट आवृत्ति। तो इस आवृत्ति को देखते हैं। प्रतिवर्ती धारा 1 सेकेंड में जितने चक्र पूर्ण कर लेती है, प्रतिवर्ती धारा 1 सेकंड में जितने चक्र पूरा कर लेती है, मतलब 1 सेकंड में जितना चक्र पूरा कर ले, चाहे वो 2 चक्र पूरा करे या 3 या 4 या 5 या 6 या 7, ये मैटर नहीं करता, ठीक है, लेकिन जितना पूर्ण कर लेता है भाई, प्रतिवर्ती धारा 1 सेकंड में जितना चक्र पूर्ण कर लेते हैं उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं, उसे उसकी क्या बोलते हैं हम लोग? आवृत्ति कहते हैं। इसी प्रकार प्रतिवर्ती वोल्टेज 1 सेकंड में जितने चक्र पूर्ण कर लेता है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। मतलब 1 सेकंड में वह एक चक्र पूर्ण करने में जितना समय लेता है उसको आवर्तकाल, लेकिन 1 सेकंड में जितना चक्र ये घूमेगी भाई उस चीज को बोलते हैं आवृत्ति। आवृत्ति आपका 1/T मतलब होता है, आवृत्ति को न्यू से दर्शाते हैं और आवर्तकाल को T से, तो न्यू बराबर होता है 1/T, ये इसका विपरीत होता है, ठीक है, आवृत्ति, ठीक है। तो एक चक्र पूर्ण करने में जितना समय लगता है वो आपका आवर्तकाल, लेकिन 1 सेकंड में जितना चक्र पूर्ण करती है वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। क्लियर? अब इसके बाद जो औसत मान है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। औसत मान के बिना ये प्रत्यवर्ती वोल्टेज समीकरण, शिखर मान, आयाम, शिखर मान, ये सब आप लोगों का साइड है, ठीक है। तो औसत मान जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए चौथा है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट औसत मान, एवरेज वैल्यू। चूंकि प्रतिवर्ती धारा आधे चक्र में, चूंकि प्रतिवर्ती धारा आधे चक्र में विद्युत धारा की एक दिशा में तथा आधे चक्र में विपरीत दिशा में तथा आधे चक्र में विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, तो इस चीज को देखते हैं। चूंकि प्रतिवर्ती धारा आधे चक्र में, चूंकि प्रतिवर्ती धारा आधे चक्र में विद्युत धारा की एक दिशा तथा आधे चक्र में विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, तो एक पूर्ण चक्र धारा का औसत मान एक शून्य होता है। इसे हम लोग औसत मान कहते हैं, इसको हम लोग औसत मान कहते हैं, आई एवरेज कहते हैं। आई एवरेज, IAV से हम लोग इसको दर्शाते हैं, आई एवरेज। एवरेज मतलब औसत। क्लियर? तो चूंकि प्रतिवर्ती धारा आधे चक्र में आप लोगों का विद्युत धारा एक दिशा में तथा आधे चक्र में करता है, तो उसका औसत मान को ही हम लोग क्या बोलते हैं? औसत मान। अब इस चीज को हम लोग प्रतिवर्ती वोल्टेज समीकरण से तुलना करते हैं। एक पूर्ण चक्र में प्रतिवर्ती वोल्टेज का औसत मान, एक पूर्ण चक्र पूरा करने में, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक एक पूर्ण चक्र है, यहाँ से यहाँ तक पूर्ण चक्र है, यहाँ से यहाँ तक पूर्ण चक्र है, तो औसत मान भी शून्य होता है। अतः प्रतिवर्ती रासायनिक या चुंबकीय प्रभाव नहीं दर्शाते हैं। यहाँ पर प्रतिवर्ती वोल्टेज का औसत मान शून्य होता है, या रासायनिक तथा चुंबकीय प्रभाव दोनों नहीं दर्शाता है, तो यह औसत मान के अंतर्गत ये चीज आप लोगों का आ गया। क्लियर? अब प्रतिवर्ती धारा के धनात्मक अर्ध चक्र का जो औसत मान होता है इस चीज को देखते हैं। तो प्रतिवर्ती धारा के धनात्मक अर्ध चक्र जो औसत मान होता है वो औसत मान होता है I इक्वल टू आपका, I इक्वल टू होता है 2I0/π होता है, ठीक है। तो इस चीज के लिए आप प्रतिवर्ती धारा के धनात्मक अर्ध चक्र का औसत मान को इस तरीके से आप लोग जान सकते हैं। क्लियर? इसके बाद जो आगे का होता है प्रतिवर्ती धारा के ऋणात्मक अर्ध चक्र का जो औसत मान होता है, ऋणात्मक के लिए आपको नेगेटिविटी को जोड़ना है, तो IM इक्वल टू होता है -2I0/π होता है। ये होता है आप लोगों का प्रतिवर्ती धारा के ऋणात्मक अर्ध चक्र का औसत मान। केवल औसत मान को ही जानना है यहाँ पर आप लोगों को, क्योंकि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बेस पे आता है, तो यहाँ से आप लोगों को फार्मूला को क्रिएट करना पड़ेगा। आगे देखते हैं वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान के लिए आप लोगों को परिपथ की प्रतिबाधा परिपथ क्या होती है ये चीज आपको पता नहीं चलेगा। तो चलिए इस चीज को हम लोग देखते हैं।
किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न ऊष्मा धारा वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। धारा वर्ग के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। अतः उस तार में धारा किसी भी दिशा में प्रवाहित करे उसमें सदैव ऊष्मा क्या होती है? उत्पन्न होती है। ऊष्मा क्या होती है? उत्पन्न होती है। प्रत्येक धारा आधे चक्र में धनात्मक एवं आधे चक्र में ऋणात्मक होती है। आधे चक्र के बाद यहाँ तक पॉजिटिव प्लस रहेगा तो यहाँ तक नेगेटिव रहेगा, यहाँ तक नेगेटिव रहेगा तो यहाँ तक आपका पॉजिटिव रहेगा। क्लियर? आधे चक्र में ऋणात्मक होती है, किंतु इसका वर्ग सदैव धनात्मक होता है। अब जाहिर सी बात है किसी भी चीज का तो वर्ग घात 2 होता है तो उसका धनात्मक ही होता है। अतः प्रत्येक धारा को सदैव उसमें प्रभाव के आधार पर हम लोग मापा जाता है, उसमें प्रभाव के रूप में मापा जाता है। प्रत्येक धारा का वर्ग माध्य मूल मान एक पूर्ण चक्र करने पर माध्य के वर्गमूल के बराबर होता है। इसे हम लोग IRMS से प्रदर्शित करते हैं। लेब से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक धारा के वर्ग माध्य मूल मान, प्रत्येक धारा के जो वर्ग माध्य मूल मान और जो शिखर मान में संबंध होता है वह किसी छठी पर प्रत्येक धारा के निम्न समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। V = V नॉट साइन ओमेगा टी होता है और E = क्या होता है? E नॉट साइन ओमेगा टी के बेस पे होता है। ये आप लोगों का क्लियर? तो ये चीज हो जाता है आपका IRMS के बेस पे हो जाता है, जो कि आपका इस तरीके से √2/π के बेस पे ये चीज होता है। तो ये था आप लोगों का वर्ग माध्य मूल मान। चलिए आगे का कंटेंट को देखते हैं। प्रत्येक धारा का वर्ग माध्य मान क्या होता है, इस चीज को देखते हैं। तो प्रत्येक धारा का वर्ग माध्य मूल मान, प्रत्येक धारा का वर्ग माध्य मूल मान उस दिष्ट धारा के मान के बराबर होता है। उस दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट जो जानते हैं आप लोग दैनिक जीवन में डायरेक्ट करंट क्या होती है, अल्टरनेट करंट भली भांति आप लोग परिचित हैं। तो बराबर होता है जो प्रति सेकंड किसी चालक तार में, जो प्रति सेकंड किसी चालक तार में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करती है जितनी ऊष्मा प्रत्येक धारा प्रति सेकंड उसी चालक में प्रवाहित होने पर उत्पन्न करती है। मतलब प्रत्येक धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान होता है, यहाँ पर आपका जो वर्ग माध्य मूल मान होता है, वर्ग माध्य मूल मान जो होता है वह दिष्ट धारा के मान के बराबर होता है, लेकिन उसका प्रति सेकंड किसी चालक में उतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है जितनी ऊष्मा प्रत्येक धारा के सेकंड में उसी चालक में प्रवाहित होने पर होती है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं प्रत्येक धारा का वर्ग माध्य मूल मान, उसको हम लोग बोलेंगे दिष्ट धारा के मान के बराबर होता है। क्लियर? चलिए आगे कंटेंट को देखते हैं। आगे का कंटेंट हमारे पास प्रत्येक दिष्ट धारा तथा वोल्टता के मापक का उपकरण। इसके मापक के कौन कौन से उपकरण होते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेलाइज करते हैं, इसके बारे में एनालिसिस करते हैं। तो चलिए इस चीज के लिए देखते हैं। चूंकि प्रत्येक चक्र में प्रत्येक धारा का औसत मान 0 के बराबर होता है, चूंकि प्रत्येक चक्र में प्रत्येक धारा का वोल्टेज मान, चूंकि प्रत्येक चक्र में प्रत्येक धारा का औसत मान 0 के बराबर होता है, प्रत्येक धारा प्रत्यवर्ती धारा चुंबकीय प्रभाव, इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिए भाई। प्रत्यवर्ती धारा चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती, केवल और केवल ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। केवल और केवल क्या प्रभाव? ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है, रासायनिक प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव आपका प्रदर्शित नहीं करती है। तो प्रत्यवर्ती आपका धारा जो होती है वो रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती, केवल ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। अगर हम इस चीज को दिष्ट धारा के रूप में देखते हैं तो दिष्ट धारा मापने वाले अमीटर या वोल्टमीटर धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। जो दिष्ट धारा होता है तो दिष्ट धारा को जो मापने वाले होते हैं अमीटर होता है या तो वोल्टमीटर होता है, अमीटर होता है या तो वोल्टमीटर होता है, जो कि चुंबकीय प्रभाव पर क्या होती है? आधारित होती है। तो ऐसे अमीटर, इसका थ्योरिकल चीज है, इसको जानना बहुत जरूरी है। ऐसे अमीटर या वोल्टमीटर में कुंडली तथा स्थायी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है। मतलब यहाँ से इस पोजीशन से T1 से T2 की तरफ, T2 से T3 की तरफ विक्षेपित, मतलब विक्षेपित हो जाती है। तो इस कुंडली में विद्युत धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है। तो कुंडली पर एक विक्षेपक बल युक्त कार्य करने लगता है, जिसके कारण कुंडली विक्षेपित हो जाती है। आप अलग से वर्क करोगे, अलग कोई व्यक्ति अलग आकर आपको बोलेगा तो अलग कार्य बनेगा ही ना। तो ठीक है, तो यदि प्रत्येक धारा को ऐसे अमीटर या वोल्टमीटर की कुंडली में से प्रवाहित करते हैं तो धारा की दिशा के मान में बार बार परिवर्तन होता है। परिवर्तन तो होगा ही बार, जितने बार आप लोग, जितने कई व्यक्ति आएंगे तो कई व्यक्ति का आप लोगों का ऊर्जा का तरीका अलग रहेगा, कई व्यक्तियों को खाने का तरीका अलग होता है, नाश्ता करने का तरीका अलग होता है, बटन स्विच बंद करने का तरीका अलग होता है। उसी प्रकार यहाँ पर कुंडली पर कार्य करने वाले विक्षेपक जो बल युग्म की दिशा होती है और उसके मान भी बार बार परिवर्तन होते ही रहते हैं। तो कुंडली पर कार्य करने वाले इस विक्षेपक बल युग्म का एक पूर्ण चक्र में औसत मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, अतः कुंडली में कोई विक्षेप नहीं होगा, फलस्वरूप संकेतक अपनी शून्य स्थिति में ही रहती है। तो ये आप लोगों का प्रत्यवर्ती दिशा धारा वोल्टता के मापक उपकरण के अंतर्गत में आते हैं, जो कि थ्योरिकल चीज है, जिसको जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है।
अब इस प्रत्युति धारा को मापने वाले अमीटर या वोल्ट मीटर धारा को उसमें प्रभाव पर आधारित होती है। आप लोगों को पूछा जाएगा कि प्रत्युति धारा को मापने वाले मीटर या मीटर किस धारा पर आश्रित रहते हैं, तो आप लोग बोलोगे कि प्रत्युति धारा को मापने वाले अमीटर या वोल्ट मीटर धारा के उसमें प्रभाव पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं या निर्भर होते हैं या आधारित होते हैं। प्रत्युति धारा के मापने वाले उपकरणों के पैमाने के चिन्ह असमान दूरी पर होते हैं तथा समान वोल्टेज की प्रत्युति धारा दिष्ट धारा से क्या होती है, अधिक खतरनाक होती है। समान वोल्टेज की प्रत्युति धारा, समान वोल्टेज की प्रत्यवर्ती धारा अल्टरनेट करेंट दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है। कब की स्थिति में, जब समान वोल्टेज की उपस्थिति होती है तब की स्थिति में। अब हम लोग देखते हैं प्रत्युति धारा और दिष्ट धारा में अंतर, अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट में अंतर। अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट में अंतर हम लोग देखते हैं, दोनों के बीच में क्या क्या अंतर आता है, इस चीज को हम लोग देखते हैं कि वास्तव में प्रत्युति धारा क्या होती है और दिष्ट धारा क्या होती है। इन दोनों चीजों के बीच में हम लोग देखते हैं अंतर को, एक एक के बेस में हम लोग इस चीज को देखते जाते हैं कि आपका प्रत्युति धारा किस तरीके से इफेक्टिव रहता है और दिष्ट धारा किस तरीके से रहता है। जैसे कि मैं जैसा खा रहा हूं, सामने वाला वैसा खा रहा है कि नहीं खा रहा है, दोनों में किस तरीके से डिफरेंस है, दोनों में किस तरीके से अंतर है, इस चीज को आइए हम लोग जानते हैं इस कॉलम के बेस पे। तो चलिए, पहला है प्रत्युति धारा, दूसरा है दिष्ट धारा। तो चलिए एक एक करके इस दोनों चीजों को हम लोग देखते जाते हैं भाई। तो यहां पर देखते हैं प्रत्युति धारा क्या होती है। तो इस धारा की दिशा और मान दोनों बराबर बदलते रहते हैं। प्रत्युति की धारा की दिशा और मान दोनों एक एक करके क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। जबकि दिष्ट धारा का मान देखिए, दिष्ट धारा का मान, इसकी धारा दिशा की वही रहती है, चाहे इसका मान बदले ना बदले कोई फर्क नहीं पड़ता इस भाई साहब को। प्रत्युति धारा क्या होती है, इसकी धारा दिशा और मान दोनों बार बार बदलते रहते हैं, लेकिन दिष्ट धारा की दिशा रहती है, लेकिन चाहे उसका मान बदले या ना बदले इस पर कोई डिपेंड नहीं करता भाई। दूसरी चीज क्या बोल रहा है कि प्रत्युति धारा या धारा चुंबकीय रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती है, केवल और केवल उसमें प्रभाव प्रदर्शित करती है। अभी भी बोला हूं मैं इस चीज को। और जबकि दिष्ट धारा चुंबकीय रासायनिक और उसमें तीनों प्रभाव प्रदर्शित करती है। ये केवल दो प्रभाव, ये केवल प्रत्युति धारा केवल उसमें प्रभाव को प्रदर्शित करती है, जबकि दिष्ट धारा तीनों प्रभाव प्रदर्शित करती है। प्रत्युति धारा को मापने वाले उपकरण धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित होते हैं, क्योंकि उसमें प्रभाव प्रदर्शित करें तो उसमें प्रभाव जैसे ही तो रहेगा। लेकिन दिष्ट धारा को मापने वाले उपकरण धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, इस पर ये लोग चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। चौथा चीज देखते हैं, प्रत्युति धारा विद्युत चुंबक बनाने या विद्युत लेपन में, विद्युत चुंबक बनाने या विद्युत लेपन में धारा का उपयोग करते हैं, धारा का उपयोग नहीं करते हैं। जबकि दिष्ट धारा विद्युत चुंबक बनाने में या विद्युत लेपन करने में इस धारा का उपयोग किया जाता है। विद्युत लेपन या विद्युत चुंबक में प्रत्युति धारा का उपयोग नहीं होता, विद्युत दिष्ट धारा का उपयोग होता है। इसका मान धारा की दिशा समय के साथ बदलते रहता है, इसका दिशा नहीं वही रहता है, चाहे मान बदले ना बदले कोई फर्क नहीं पड़ता। ये केवल उसमें प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, ये तीनों प्रभाव प्रदर्शित करता है। प्रत्युति धारा के अंतर्गत ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, जबकि ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। अल्टरनेट का डिस्ट करंट, डायरेक्ट करंट में हम लोग ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं करते हैं, जबकि अल्टरनेट करंट में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। क्लियर। प्रत्युति धारा क्या होती है, प्रत्युति धारा या दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है। प्रत्युति धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है, जबकि यह धारा प्रत्युति धारा से कम खतरनाक होती है। मतलब डायरेक्ट करंट से अल्टरनेट करंट ज्यादा खतरनाक होता है, ज्यादा तीव्र होता है, ज्यादा खतरनाक होता है। और प्रत्युति धारा को चोक कुंडली की सहायता से कम शक्ति व्यय करके नियंत्रित किया जा सकता है। तो प्रत्युति धारा को कम करने के लिए हम लोग चोक कुंडली का उपयोग करते हैं। चोक कुंडली के बारे में आप लोग जानते हैं, बाइक जो भी चलाते हैं वो लोग जानते हैं। इस धारा को ओमीय प्रतिरोध की सहायता से नियंत्रित किया जाता है, जबकि दिष्ट धारा को ओमीय प्रतिरोध की सहायता से कम किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, जबकि प्रत्युति धारा को चोक कुंडली के माध्यम से। प्रत्युति धारा का अधिकांश भाग तार की सतह पर ही प्रवाहित होता है, जो तार की सतह होता है उसी पर इस तरीके से प्रवाहित होता है, जबकि दिष्ट धारा समस्त अनुप्रस्थ परिच्छेद में से होकर के जाता है। इतना अनुप्रस्थ परिच्छेद है तो समस्त परिच्छेद से गुजर के जाता है। प्रत्युति धारा क्या होती है, धारा को प्रवाहित करने वाले कई मोटर पतले तारों को भांज कर बनाया गया मोटा तार लिया जाता है, क्योंकि ये ज्यादा खतरनाक होता है भाई, डायरेक्ट करंट से ज्यादा खतरनाक होता है। इस कारण से इसके जो तार है इसको मोटे रूप में बनाया जाता है, जबकि दिष्ट धारा, यह धारा को एक ही तार के रूप में क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। तो यह था प्रत्युति धारा और दिष्ट धारा। आगे कंटेंट देखते हैं, डीसी और एसी के उपकरणों के मध्य में औसत के रूप में इस चीज को हम लोग देखते हैं कि वास्तव में डीसी क्या होता है और एसी क्या होता है, इस चीज को देखते हैं। तो डीसी उपकरण और एसी उपकरण के बारे में हम लोग जानते हैं। तो डीसी उपकरण क्या होता है, इस चीज को देखते हैं।
यह धारा एवं विभव के औसत मान का मापन होता है। जो डीसी उपकरण होता है यह धारा एवं विभव के औसत मान के क्या होता है, मापन के बराबर होता है, जबकि एसी उपकरण के औसत मान का मापन करता है यह। ठीक है, तो डीसी उपकरण क्या होता है, दूसरा चीज में देखते हैं। तो डीसी उपकरण, इस उपकरण में अंकित पैमाने समान दूरियों पर अंकित होते हैं। इस उपकरण में जो भी अंकित पैमाने रहते हैं, अंकित पैमाने जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, समान दूरी पर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर रहते हैं। 1-1, 2-2 तो 2-2, 3-3 तो 3, 4-4 तो 4, 5-5 तो 5, समान दूरी पर रहते हैं। जबकि इस उपकरण में अंकित पैमाने समदूरस्थ नहीं रहते हैं, मतलब समान दूरी पर नहीं रहते। यहाँ 1 है तो यहाँ 2 हो सकता है, यहाँ 3 हो सकता है, यहाँ 4 हो सकता है, समान दूरी पर ये नहीं रहते हैं, समान समदूरस्थ नहीं रहते हैं। जबकि डायरेक्ट डीसी उपकरण यह धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। यह धारा के किस प्रभाव पर आधारित होते हैं, चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। जबकि एसी उपकरण यह धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। एसी उपकरण अल्टरनेट करंट धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, जबकि डायरेक्ट करंट के उपकरण चुंबकीय प्रभाव पर क्या रहते हैं, आश्रित होते हैं या आधारित होते हैं। ठीक है, इसके बाद है प्रतिवर्ती धारा परिपथ में अग्रता पश्चता। अग्रता किसको बोलते हैं, पश्चता किसको बोलते हैं, प्रतिवर्ती परिपथ के वोल्टता एवं धारा के मध्य कला संबंध के बीच में इस चीज को यहाँ पर हम लोग डील करने वाले हैं। तो चलिए इसको 1 बाय 1 करके डील करते हैं भाई। यदि किसी परिपथ में धारा का मान, यदि किसी परिपथ में धारा का मान वोल्टेज के अधिकतम होने के पहले ही अधिकतम हो जाता है, मतलब ये जो वोल्टेज है भाई भी इसके बढ़ने से पहले ही ये बढ़ जाता है भाई, बढ़ जाता है। ठीक है, तो धारा वोल्टेज से आगे अग्रगामी कहलाती है, मतलब अग्रगामी मतलब पहले से बढ़ जा रहा है, मतलब आगे से हो जा रहा है भाई, तो इसको हम लोग बोलते हैं अग्रगामी। प्रतिवर्ती वोल्टेज बढ़ने से पहले वो बढ़ जाएगा तो अग्रगामी। किंतु यदि धारा का मान वोल्टेज के अधिकतम होने के बाद अधिकतम होता है तो धारा को पीछे पश्चगामी। अब पहले से बढ़ गया धारा भाई, उसके बाद बढ़ाओगे तो क्या फायदा भाई, वो तो पीछे हो गया ना, तो इसलिए उसको बोला जाता है पश्चगामी। और धारा वोल्टेज के बढ़ने से पहले बढ़ जाएगा मतलब आगे हो जाएगा, अग्रगामी। पहले से पहुंच गए बोलते हैं अरे भाई तू बाद में आया है, बोलते हैं भाई तू पहले से आ गया तो अग्रगामी, भाई तू बाद में आया तो पश्चगामी। क्लियर, तो यही है आप लोगों का प्रतिवर्ती धारा परिपथ में अग्रता पश्चता। ठीक है, आगे का जो कंटेंट है इसमें देखते हैं फेजर आरेख। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फेजर आरेख, ये 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम में आता ही, मतलब आता है, लिख करके ले लीजिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों का फेजर आरेख। फेजर आरेख क्या होता है इस चीज के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए तो अभी हम लोग जानते हैं फेजर आरेख। फेजर आरेख क्या होता है इस चीज के बारे में हम लोग 1 बाय 1 करके इसको हम लोग डील करते हैं। फेजर आरेख क्या होता है इस चीज को, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि फेजर आरेख किस चीज से बना होता है, फेजर आरेख आप लोगों का किस तरीके के बेस पे होता है, तो इस चीज को हम लोग देखते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि जब कोई कण किसी वृत्त की परिधि पर एक समान चाल से गति करता है, एक समान चाल से क्या करता है, गति करता है, तो उस कण से वृत्त के किसी व्यास पर डाले गए लंब के पात की रेखीय गति सरल आवर्त गति होती है, सरल आवर्त गति पर गति करती है। सरल आवर्त गति करता है तो उस कण से वृत्त के किसी व्यास पर डाले गए लंब का जो रेखीय गति होती है, रेखीय पात की जो गति होती है उसकी भी गति आवर्ती गति होती है। इसलिए सरल आवर्त गति को हम निम्न समीकरण द्वारा दर्शाते हैं, y = a sin ω t होता है। ठीक है, जहां पर a एक आपका सरल आवर्ती गति है, y = a sin क्या है आप लोगों का ω t है, जहां पर आयाम तथा y t क्षण पर लंबपात का माध्य स्थिति से विस्थापन है। दो घूर्णन सदिश OA और OB हो जाएगा, दो घूर्णन सदिश है इस तरीके से आपके पास है, यहाँ से ये O है, ये A है, ये आपका B है, ये आपका OA हो गया, ये आपका OB हो गया। कि कल्पना करो जिनका परिमाण क्रमशः इसका आपका V0 है, इसका आपका I0 है, तथा जो कोणीय वेग ओमेगा से मूल बिंदु के परितः वामावर्त दिशा में घूर्णन करें और उनके मध्य में कालांतर फाई हो, उसके मध्य में कालांतर क्या हो, इस तरीके से हो, तो ये आपका V0 I0 हो जाएगा, इसके बीच में कालांतर क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए हम लोग फेजर आरेख को देखते हैं। तो फेजर आरेख के लिए आप लोगों के पास ये तरीका रहता है भाई, ये आप लोगों का फेजर आरेख है, इस तरीके से है, मूल बिंदु के सापेक्ष है, ये आपका V0, ये आपका I0, यहाँ पर आपका कालांतर बना है, यहाँ पर O है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, इस तरीके से। तो फेजर आरेख के बीच में जो मध्य में जो बना है ये आपका फाई क्या है, कालांतर है, यहाँ पर ये कालांतर है, ये कालांतर आप लोगों का V0 और I0 के बीच में से संबंधित होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर फेजर आरेख। इसी चीज़ को मैं बता रहा था फेजर आरेख के पहले। ठीक है,
अब इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, जब यह एक ही आवृत्ति के प्रत्येवर्ती वोल्टेज से रिलेटेड होता है, जब यह एक ही आवृत्ति के जब यह एक ही आवृत्ति के प्रत्येवर्ती वोल्टेज से, जब यह एक ही आवृत्ति के प्रत्येवर्ती वोल्टेज और प्रत्येवर्ती धारा को फेजर आरेख के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं, जिनके मध्य कोई कलांतर होता है, जिनके मध्य क्या होता है, कलांतर होता है, बीच में कला के में जो अंतर होता है, प्रदर्शित करने वाले आरेख को हम लोग क्या बोलते हैं, फेजर आरेख बोलते हैं। तो आप लोगों को पूछा जाएगा कि फेजर आरेख क्या है, क्वेश्चन में आता है फेजर आरेख क्या होता है, ये चीज़। तो फेजर आरेख क्या होता है, क्या लिखोगे, एक ही आवृत्ति के प्रत्येवर्ती वोल्टेज, एक ही आवृत्ति के प्रत्येवर्ती वोल्टेज, यहाँ पर इस चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक ही आवृत्ति के प्रत्येवर्ती वोल्टेज और प्रत्येवर्ती धारा के फेजर के रूप में, जिनके मध्य कोई भी एक ही प्रत्येवर्ती धारा रहेगा, इस तरीके से रहेगा, जैसे कि V0 है, I0 है, यहाँ पर आपको फलांतर, एक ही धारा के प्रत्येवर्ती धारा के रूप में हम लोग अगर प्रत्येवर्ती वोल्टेज और प्रत्येवर्ती धारा I, प्रत्येवर्ती वोल्टेज V के बीच में जिनके मध्य कोई कालांतर फाई होता है, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं फेजर आरेख। ये हो जाएगा आपका फेजर आरेख। फेजर का महत्व पूछेगा तो फेजर का महत्व लिखिएगा, फेजर V और I के परिमाण, फर्स्ट देखते हैं फेजर V और I के परिमाण को, फेजर V और I के जो परिमाण होता है कि वोल्टता एवं धारा के शिखर मान I0 और V0 एवं आवृत्ति ओमेगा के पदों में क्या किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे कि V = V0 साइन ओमेगा टी, E = क्या होता है, E0 साइन ओमेगा टी, ये होता है ना। सेकेंड चीज़ को हम लोग देखते हैं, सेकेंड चीज़ में क्या हो जाता है, सेकेंड चीज़ में हम लोग प्रत्येवर्ती परिपथ के बेस में देखते हैं इस चीज़ को। तो प्रत्येवर्ती परिपथ में धारा एवं वोल्टता की कला के मध्य संबंध व्यक्त करने के लिए फेजर आरेख का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। फेजर आरेख का क्या किया जाता है भाई, तो यहाँ पर उपयोग किया जाता है। थर्ड नंबर को देखते हैं, फेजर आरेख द्वारा प्रत्येवर्ती परिपथ में, फेजर आरेख द्वारा प्रत्येवर्ती परिपथ में परिपथ का विश्लेषण सरलता से किया जाता है। विश्लेषण किससे किया जाता है, सरलता से किया जाता है। और यहाँ पर देखिए ये तीनों फेजर आरेख की जो महत्व था उसको जान लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा कि कोई दो महत्व लिखिए। अब उसकी क्या क्या कमी थी, क्या क्या को वो डील कर नहीं पाया, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। फेजर आरेख से एसी परिपथ की प्रारंभिक की कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, मतलब अल्टरनेट करेंट की, मतलब जो आपके प्रत्येवर्ती धारा है भाई, प्रत्येवर्ती धारा है, इसके बारे में कोई प्रारंभिक सूचना प्रदान नहीं की। और दूसरा, टी समय में, मतलब टी समय में कोई भी क्षण में कोई भी यादृच्छिक मान लेने के कारण हल व्यापक हल नहीं होता है, इसे केवल स्थायी अवस्था ही कह सकते हैं, अस्थायी नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये था आप लोगों का फेजर का महत्व, फेजर की कमियां, फेजर आरेख, एक ही आवृत्ति के प्रत्येवर्ती वोल्टेज और प्रत्येवर्ती धारा के मध्य के जो बीच के आरेख होता है, जो कालांतर होता है, उसी को हम लोग फेजर आरेख कहते हैं। इसके बाद है प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा। चलिए इस चीज़ को देखते हैं हम लोग। प्रतिरोध किसको बोलते हैं, प्रतिघात किसको बोलते हैं, प्रतिबाधा किसको बोलते हैं। तो प्रत्येवर्ती धारा परिपथ में, प्रत्येवर्ती धारा परिपथ में ना प्रत्येवर्ती धारा परिपथ में हम लोग देखते हैं प्रतिरोध को, जो कि पहले से पढ़ चुके हो। उसके बाद है प्रतिघात, प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा। अब इस चीज को देखते हैं। प्रत्येवर्ती धारा परिपथ में किसी ओमीय प्रतिरोध, प्रेरक कुंडली और संधारित्र तीनों प्रतिरोध आरोपित करते हैं किसी चालक द्वारा दिष्ट धारा या प्रत्येवर्ती धारा मार्ग में डाले गए अवरोध को। कोई भी चालक होता है जो दिष्ट धारा में, कोई भी चालक होता है जो दिष्ट धारा में या प्रत्येवर्ती धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, तो उसको, उस अवरोधक को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है, जो प्रत्येवर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों के मार्ग में कोई सी भी चालक द्वारा अवरोध उत्पन्न करता है उसको प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, उस चालक को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। और प्रत्येवर्ती धारा परिपथ में प्रेरक कुंडली या संधारित्र में से किसी एक की उपस्थिति होने पर, उसमें तीनों हो भाई, लेकिन इसमें किसी एक की उपस्थिति होने पर प्रतिरोध को हम लोग प्रतिबाधा कहते हैं। इसको जो डालेगा, अवरोध डालेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिघात बोलते हैं इस चीज को हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग 100 से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। ठीक है, प्रत्येवर्ती धारा परिपथ में ओमीय प्रतिरोध, प्रेरक कुंडली, संधारित्र में से 2 या 2 से अधिक उपस्थित होने पर परिपथ के प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। इसको हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं। ये तो आपका आर हो गया, ये आपका आर हो गया, ये आपका एक्स हो गया, आपका जेड हो गया।
ठीक है। तो प्रतिरोध को R से, प्रतिघात को X से, प्रतिबाधा को Z से। तो यहाँ पर अगर दिष्ट धारा प्रत्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है प्रतिरोध, और संधारित्र या प्रेरक कुंडली के मध्य में जो प्रतिघात, और तीनों के बेस में किसी एक रहेगा, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा बोलते हैं। तो ये प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा हो गया। इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा तीनों में अंतर को देखेंगे। तो इससे पहले आप लोग जान चुके हैं अभी प्रतिरोध क्या होती है, प्रतिघात क्या होती है, प्रतिबाधा क्या होती है, इस तीनों चीजों को आप लोगों ने देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग अंतर को देखेंगे कि प्रतिरोध क्या होती है, प्रतिघात क्या होती है, प्रतिबाधा क्या होती है, इन तीनों को अंतर को हम लोग देखेंगे। तो इसका मात्रक के बेस पे हम इस चीज को देख लिए हैं, इसको किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध R होता है, प्रतिघात X होता है, प्रतिबाधा आपका Z होता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा में अंतर। उसके बाद हम लोग प्रतिरोध धारा परिपथ क्या होती है, प्रतिरोध धारा परिपथ में बहने वाले परिणामी वोल्टेज क्या है, संगामी धाराएं क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए अलविदा, ओके बाय, हैव ए नाइस डे।